नमस्कार विद्यार्थियों। भारतीय शासन और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम वर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ग क्या है, वर्ग किसे कहते हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। भारत के अंतर्गत यदि देखा जाए तो वर्ग किसे कहते हैं? एक निवास के ऊपर रहते हुए, सामाजिक स्थिति का पालन करते हुए, समाज में जो उनकी स्टेटस है उसके आधार पर वर्ग का निर्धारण होता है। अनेक विद्वानों ने हालांकि जो वर्ग की परिभाषा है वो अलग अलग शब्दों में निर्धारित की है, अलग अलग परिभाषाओं में निर्धारित की है। यदि हॉबल के अनुसार देखा जाए कि वर्ग किसे कहते हैं, एक सामाजिक वर्ग एक समाज के अंतर्गत वह समूह है जिसके सदस्यों की कुछ सामाजिक स्थितियां समान होती है और सामाजिक स्थितियों से संबंधित उनके जो सामाजिक हित है, कार्य करते हुए उनके जो सामाजिक हित है वो सामान्य हितों से संबंध में एक जागरूकता विकसित करते हैं जो कि दूसरे समूह के लक्ष्यों और दूसरा जो समूह है या दूसरा जो वर्ग है उसके लक्ष्यों से, उसके हितों से, उन समूहों से उसका अलग होता है। आदर्श लक्ष्य स्थिति एक समूह की दूसरे समूह से जो अलग है तो वो उन्हें वर्ग के रूप में निर्धारित करती है, या वर्ग के रूप में हम कह सकते हैं कि उसका निर्धारण होता है, अलग अलग वो करती है। भारत के अंतर्गत यदि देखा जाए तो अलग अलग विद्वानों ने भारत में कौन कौन से वर्ग है उसके आधार पर अलग अलग अपनी परिभाषाएं निर्धारित की है, अलग अलग आंकड़े दिए हैं, निर्धारण किया है कौन कौन से वर्ग है। यदि हम रॉबर्ट बिस्टेट के शब्दों में देखें तो उन्होंने भारत में वर्ग विभाजन को 7 आधारों पर विभाजित किया है कि इन 7 आधारों पर वर्ग का विभाजन निर्धारित है, जिसके अंतर्गत पहला हम कह सकते हैं कि संपत्ति और धन के आधार पर विभाजन, वर्ग का विभाजन। संपत्ति और धन के आधार पर, आय के आधार पर वर्ग का विभाजन है, जिसके अंतर्गत एक तरफ पूंजीपति संपत्तिशाली वर्ग है, दूसरी तरफ निम्न वर्ग है जिसके पास संपत्ति ज्यादा है, उसको सुख सुविधाएं भी ज्यादा है, उसकी रहन सहन, रहने का स्तर, ये भौतिक संपन्नता ये ज्यादा है। दूसरी तरफ संपत्ति जिनके पास कम है उनका लिविंग स्टैंडर्ड कह सकते हैं, उसके रहन सहन का तरीका वो थोड़ा कम है। कहने का तात्पर्य संपत्ति के आधार पर वर्ग का विभाजन। दूसरा, परिवार और नातेदारी के आधार पर एक परिवार जिसकी सामाजिक स्टेटस उच्च है और एक परिवार जिसकी सामाजिक स्टेटस निम्न है, उस आधार पर समाज में वर्गों का निर्धारण किया गया है। जैसे राज परिवार से संबंधित जो लोग हैं वो राज परिवार से संबंधित, या जमींदार, साहूकार, इनसे संबंधित होने के कारण उनका वर्ग अलग है। कुछ ऐसे परिवार है जो कि इन निम्न कह सकते हैं कि परिवार में निम्न स्तर, परिवार नातेदारी इत्यादि में निम्न स्तर रखते हैं, तो उस आधार पर विभाजन किया जा सकता है। निवास की स्थिति के आधार पर जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनकी कॉलोनी अच्छी है, सुख सुविधाएं ज्यादा है और वो अच्छी सुख सुविधाओं का प्रयोग करते हुए निवास के आधार पर वो वर्ग है। जो निम्न कह सकते हैं कि आर्थिक स्रोतों वाले लोग हैं, उनका जो निवास स्थान है वो निवास स्थान जैसे झुग्गी झोपड़ियां है, कच्चे मकान है, इन स्थानों पर निवास करते हैं। तो निवास के आधार पर। दूसरा, निवास की अवधि के आधार पर भी वर्गों का विभाजन है। जब काफी समय से कोई व्यक्ति किसी निवास की स्थिति पर निवास करता है, काफी समय उसको निवास करते हुए हो गया है, तो वहाँ के आसपास का जो माहौल है, आसपास की जो स्थिति है उसका काफी प्रभाव पड़ता है। भावात्मक रूप से एकता का अनुभव करते हैं, आसपास के लोगों की जानकारी होती है। तो कितना एक ऐसा व्यक्ति है जो मान लो 1-2 वर्ष हुए हैं, 4 वर्ष हुए हैं, तो उसके आसपास के लोगों की निवास की अवधि के आधार पर जो स्थिति है उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि निवास की अवधि के आधार पर भी ज्यादा अवधि पर जो निवास करते हैं उसके आधार पर ज्यादा उनका सामाजिक संपर्क रहता है, जो उनकी स्थिति है वो उच्च रहती है। कम जो अवधि है उसके आधार पर उसकी स्थिति कम रहती है। इसके अलावा व्यवसाय की जो प्रकृति है, किस प्रकार का व्यवसाय व्यक्ति करता है, उस आधार पर भी निर्धारित होता है। औद्योगिक घराना है
कारखानों के मालिक है, कृषक है, जमींदार है, साहूकार है, इस आधार पर किस प्रकार की नीति निर्धारित होती है उसके आधार पर भी ये रहता है कि वर्गों का विभाजन किया जा सकता है। निवास स्थान की प्रकृति के आधार पर भी ज्यादा निवास करने वाले, कम निवास करने वाले, उस आधार पर भी वर्गों का विभाजन किया जा सकता है। ज्यादा समय निवास करने वाले वहां पर ज्यादा कह सकते हैं कि ज्यादा उनको सम्मान की स्थिति प्राप्त होती है, जो थोड़े समय के निवासी है उनको कम सम्मान की स्थिति प्राप्त है, यानी कि निवास की अवधि के आधार पर भी विभाजन हो सकता है। इसके अलावा व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर भी, व्यवसाय किस तरह का है उसके आधार पर भी हो सकता है। शिक्षा के आधार पर भी वर्गों का विभाजन हो सकता है। शिक्षा किस तरह की है, पढ़े लिखे लोग अधिक सम्मान के अधिकारी होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग कम सम्मान के अधिकारी होते हैं। उस आधार पर भी शिक्षित वर्ग और अशिक्षित वर्ग, पढ़े लिखे वर्ग, अनपढ़ वर्ग, इस आधार पर भी वर्गों का विभाजन किया जा सकता है। शिक्षा के आधार पर भी, धर्म के आधार पर भी शिक्षा का विभाजन किया जा सकता है। जो धार्मिक क्षेत्र में अधिक सक्रिय है, धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं, धर्म के क्षेत्र के अंतर्गत यज्ञ करते हैं या धार्मिक उपदेश, प्रवचन इत्यादि से संबंधित कार्य करते हैं, उनका एक वर्ग है। जो इनके फॉलोअर्स है या जो इनका पालन करते हैं धार्मिक रीति रिवाजों के अंतर्गत या नहीं करते, आस्तिक है, नास्तिक है, इस प्रकार भी वर्गों का विभाजन धर्म के आधार पर भी किया जा सकता है। वो उस धर्म का है, उस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस आधार पर भी धार्मिक विभाजन, धर्म के आधार पर एक धर्म विशेष को मानने वाले लोगों के आधार पर भी धर्म का विभाजन, धर्म के आधार पर भी विभाजन हो सकता है। इसके अलावा धर्म के अंतर्गत भी उस धर्म के कट्टर समर्थक, कुछ कट्टर समर्थक नहीं होते, उस आधार पर भी विभाजन किया जा सकता है। इसके अलावा कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते, आस्तिक, नास्तिक, इस आधार पर भी विभाजन हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि रॉबर्ट विस्टेड ने 7 आधारों पर भारत में वर्ग विभाजन को स्वीकार किया है। संपत्ति के आधार पर संपत्तिशाली, संपत्तिहीन, मध्यम, इस आधार पर परिवार, नातेदारी के आधार पर उच्च, मध्यम, निम्न, इस आधार पर निवास की स्थिति के आधार पर एक जगह विशेष वर्ग से संबंधित लोगों का निवास होता है। अवधि के आधार पर, धर्म के आधार पर, इन 7 आधारों पर रॉबर्ट विस्टेड ने भारत में 7 आधारों पर वर्गों का विभाजन किया है। इसके अलावा भारत के अंतर्गत यदि देखा जाए वर्गों के विभाजन के संबंध में, तो भारत के अंतर्गत जो वर्गों का विभाजन है वो शहरी क्षेत्र में अलग वर्ग है और ग्रामीण क्षेत्र में अलग वर्ग है। शहरी क्षेत्र के अंतर्गत यदि हम वर्गों का विभाजन देखें तो पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग, इन 3 आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। जो कल कारखानों के मालिक है, जो उद्योगों के मालिक है, वो पूंजीपति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। मध्यम वर्ग जो कि इनसे संबंधित वर्ग है, जो न पूंजीपति वर्ग में है न श्रमिक वर्ग में है, बल्कि शिक्षा की दृष्टि से वो तकनीक की दृष्टि से आगे बढ़े हुए हैं, मध्यम वर्ग। श्रमिक वर्ग जो कि श्रमिक है, मजदूर है, किसान है, घरेलू नौकर है, ये सब श्रमिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत देखा जाए तो जमींदार और साहूकार वर्ग, कृषक वर्ग और खेतीहर मजदूर वर्ग, इन 3 वर्गों में विद्वानों ने ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत भारत में वर्ग विभाजन किया है। जैसे जमींदार वर्ग जिनके पास खूब सारी जमीन है, साहूकार वर्ग जो कि सदियों से उनके पास संपत्ति रही है और वो अपने मजदूरों के माध्यम से, किसानों के माध्यम से फसल इत्यादि उगाते हैं, तो वो साहूकार वर्ग, जमींदार वर्ग। दूसरा हम कह सकते हैं कि कृषक वर्ग जिसके पास भूमि का छोटा सा टुकड़ा है, खेतीहर मजदूर जिनके पास अपनी भूमि नहीं है बल्कि जमींदारों के खेतों में वो काम करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, इन आधारों पर भी वर्गों का विभाजन ग्रामीण क्षेत्र में अलग है, शहरी क्षेत्र में अलग वर्ग है। यदि हम इन आधारों पर विभाजन नहीं करें तो भारत के अंतर्गत सामान्य रूप से जो वर्गों के प्रकार है वो विद्वानों के अनुसार निम्न प्रकार कहे जा सकते हैं। यानी कि भारत में वर्ग को हम शहरी क्षेत्र के आधार पर
और ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर विभाजित नहीं करके एक संपूर्ण भारत के संदर्भ में यदि वर्गों का विभाजन देखें तो संपूर्ण भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जो वर्ग है वो इन आधारों पर आधारित कहे जा सकते हैं, जैसे उच्च एवं पूंजीपति वर्ग। उच्च और पूंजीपति वर्ग जो जैसे बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं, कल कारखानों के मालिक है, फैक्ट्रियों के मालिक है, उद्योगों के मालिक है, खानों के मालिक है, जिनके पास संपत्ति के स्रोत, आय के स्रोत ज्यादा है, जिनका जीवन स्तर उच्च है, जो भौतिक सुख सुविधाओं का ज्यादा उपयोग करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम पूंजीपति वर्ग या उच्च वर्ग में रख सकते हैं। दूसरा इसके अंतर्गत श्रमिक अथवा मजदूर वर्ग। श्रमिक अथवा मजदूर वर्ग ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत, नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत भी श्रमिक या मजदूर वर्ग हो सकते हैं। इसके अंतर्गत श्रमिक या मजदूर वर्ग के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जो कल कारखानों में काम करने वाले कुशल श्रमिक भी कह सकते हैं, अकुशल श्रमिक भी कह सकते हैं, घरेलू जो नौकर है या घरेलू घर में काम करने वाले लोग हैं, या छोटी छोटी दुकानों में काम करने वाले लोग हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले लोग हैं, तो इन सबको हम श्रमिक या मजदूर वर्ग के अंतर्गत रख सकते हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी डाउन होती है, लो होती है, भौतिक सुख सुविधाएं उनको कम मिलती है, रहने की स्थान जगह भी उनको सही जगह नहीं मिलती, गंदी बस्तियों में रहते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, शिक्षा का जो इनका स्तर है वो भी कम होता है, अधिकतर इसमें गरीब, अनपढ़, कम पढ़े लिखे लोग, तकनीकी दृष्टि से अकुशल लोग इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत व्यापारी वर्ग। पूंजीपति वर्ग जो बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के मालिक है, व्यापारी वर्ग के अंतर्गत जो दुकानों के, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल लाने ले जाने का कार्य करते हैं, ये व्यापारी वर्ग। इनकी अपनी समस्याएं हैं, हालांकि इनके पास आय के स्रोत है, लेकिन पूंजीपति वर्ग की तुलना में बहुत कम आय के स्रोत है, लेकिन फिर भी उनका जीवन स्तर है, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो उनकी पूरी होती है, जीवन स्तर कुछ ठीक होता है, यानी कि हम इन्हें मध्यम वर्ग के अंतर्गत रख सकते हैं। नेक्स्ट है कृषक वर्ग, जिनके पास अपनी भूमि है और हालांकि भूमि है वो भूमि का टुकड़ा है और कम भूमि उनके पास है, फसल के उगाने के कम साधन है, आय के स्रोत उनके पास कम है, जीवन स्तर का जो ढंग है वो भी थोड़ा कम है। गांव के अंतर्गत कृषि कार्य करते हुए ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत में जो जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषक कार्यों के अंतर्गत, कृषक वर्ग के अंतर्गत आ सकता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत शासक वर्ग। भारत के अंतर्गत लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को ग्रहण किया गया है और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो ग्रहण किया गया है, त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है। त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण संघ के क्षेत्र में अलग शासक वर्ग है, राज्यों के क्षेत्र में अलग है, स्थानीय स्तर पर भी अलग शासक वर्ग है। तो एक शासक वर्ग कह सकते हैं लोकतंत्र, जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्यों में भाग लेती है, लेकिन जो जनता के ये प्रतिनिधि है ये शासक वर्ग के अंतर्गत आ सकते हैं। सरकार के कार्यों को संपन्न करने वाले जो लोग हैं, सरकार की नीति योजनाएं बनाने वाले जो लोग हैं, उन्हें हम शासक वर्ग के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। ये पूरे भारत के संदर्भ में सरकारी नीति इत्यादि बनाते हैं और उन्हें लागू करने का कार्य करते हैं, योजना बनाते हैं, कानून बनाते हैं और भारत में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने से संबंधित कार्य करते हैं। इनके अधीन अपने अधिकारी कर्मचारी भी होते हैं। तो ये शासक वर्ग। नेक्स्ट है प्रशासक या नौकरशाही वर्ग। जो शासक वर्ग है उसकी नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए शासक वर्ग के द्वारा प्रशासनिक अधिकारी और अधिकारियों की जो नियुक्ति की जाती है, ये जो वर्ग है ये प्रशासक या नौकरशाही वर्ग माना जाता है।
जिसके अंतर्गत डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, प्रशासनिक अधिकारी है, व्यापारी, ये शिक्षक है, प्रोफेसर है, डॉक्टर्स है, ये सारे जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी है, ये प्रशासक या नौकरशाही वर्ग के अंतर्गत आते हैं। प्रशासन के द्वारा कार्य करते हैं, नीति का निर्धारण करते हैं, उनकी नीतियों को क्रियान्वित करते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत है बुद्धिजीवी वर्ग। जो बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग के अंतर्गत जो साहित्यकार है, जो शिक्षक है, जो चिंतन करने वाले हैं, समाज के अंतर्गत एक विशेष प्रकार की चिंतन धारा या समस्याओं के समाधान की दिशा में ये सोचते हैं कि समाज के अंतर्गत जो समस्याएं हैं उनका समाधान किस प्रकार से निकाला जाए। साहित्यकार, समाज सेवी, ये कह सकते हैं शिक्षक, प्रोफेसर्स, ये लेखक, ये समाज की फैली हुई बुराइयों को दूर अपने चिंतन के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। और जब समाज के अंतर्गत समस्याएं आती है तो समाज का वर्ग इनकी तरफ देखता है ताकि इनकी समस्याओं का, ये समाज में फैली हुई कुरीतियां, आडंबर, बुराइयां हैं, इनका समाधान किया जा सके। तो इस वर्ग को हम बुद्धिजीवी वर्ग कह सकते हैं। पढ़े लिखे चिंतनशील जो लोग हैं उन्हें बुद्धिजीवी वर्ग कहा जा सकता है। कहने का तात्पर्य भारत के अंतर्गत वर्गों के ये विभिन्न प्रकार देखे जा सकते हैं। कई विद्वान ये मानते हैं कि वर्ग निर्धारण का आधार सिर्फ आर्थिक है, लेकिन भारत के अंतर्गत सिर्फ आर्थिक आधारों पर वर्ग का निर्धारण नहीं होता, बल्कि उसके अनेक आधार है, वो हमने पढ़े। और इसके अलावा भारत में अनेक प्रकार के वर्ग भी है और प्रत्येक वर्ग के अपनी विशेषताएं भी है और अपनी समस्याएं भी है। तो भारत में सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि अनेक आधारों पर वर्ग का विभाजन होता है और प्रत्येक वर्ग समाज के अंतर्गत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।